हरिओम नमस्ते वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल जीके लॉ क्लासेस। तो आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है ऑन आवर चैनल दैट इज गोइंग टू बी रिगार्डिंग द हिंदू सक्सेशन एक्ट। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि हम लोगों ने अपने चैनल यानी जीके लॉ क्लासेस में हिंदू लॉज पर्टिकुलरली इफ वी टॉक अबाउट तो कौन से कॉन्सेप्ट्स को ऑलरेडी कवर कर लिया बिफोर वी प्रोसीड विद दिस पर्टिकुलर एक्ट। तो इसके अंदर सबसे पहले हमने हिंदू मैरिज एक्ट जो है उसको कवर कर लिया हुआ है। अडॉप्शन और जो मेंटेनेंस का एक्ट है उसको कवर कर लिया हुआ है। इसके अलावा जो माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट है, तीनों ही हिंदू लॉज हैं। तो ये जो गार्डियनशिप एक्ट है ये भी कवर हो चुका हुआ है। इनकी वीडियोस जो है रिगार्डिंग दिस ऑल द टॉपिक्स दैट आर अवेलेबल ऑन आवर चैनल जीके लॉ क्लासेस, आप जाके इन्हें चेकआउट कर सकते हैं इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर हिंदू लॉज। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो आपके पास है हिंदू सक्सेशन एक्ट। मोस्ट प्रोबेबली हिंदू सक्सेशन एक्ट हम 2 पार्ट्स में कवर करेंगे, यानी 2 वीडियोस आएंगी इसकी, ठीक है, क्योंकि एक्ट थोड़ा बड़ा है और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स समझाने वाली है, तो 2 पार्ट्स में मोस्ट प्रोबेबली ये वीडियो आएगी। सो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद है और आप अगली वीडियो पे डेफिनेटली चेकआउट करें। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और पिछले कुछ वीडियोस और शॉर्ट्स चेकआउट कर रहे हैं तो मेरी रिक्वेस्ट उन सबसे कि फटाफट जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद है या पिछली कोई भी शॉर्ट या वीडियो पसंद है तो उसे भी लाइक और शेयर डेफिनेटली कीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हिंदू सक्सेशन एक्ट। हिंदू सक्सेशन एक्ट सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये सारे हिंदूज पे ही एप्लीकेबल होता है, ठीक है। जो पर्सन स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत उन्होंने शादी की हुई या जिन पे इंडियन सक्सेशन एक्ट अप्लाई होता है उन पे ये एक्ट पर्टिकुलरली अप्लाई नहीं होता। तो हिंदू सक्सेशन एक्ट डज नॉट अप्लाई वेयर द इंडियन सक्सेशन एक्ट of 1925 is applicable, right? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोगों के लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जहां पे ये वाला पर्टिकुलर एक्ट है अप्लाई होता 1925 का, वहां पे हमारा ये पर्टिकुलर 1956 का एक्ट अप्लाई ही नहीं होता है। इन केस यू आर मैरिड अंडर द स्पेशल मैरिज एक्ट देन ऑल्सो आप लोगों पे इंडियन सक्सेशन एक्ट ऑफ 1925 ही लागू होगा, आप हिंदू सक्सेशन एक्ट के नीचे नहीं आते हैं। इसी के साथ मैं आप लोगों को बता दूं, वी टॉक अबाउट द एक्सटेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट विच इज द सेक्शन नंबर 1 ऑफ कोर्स। तो ये पूरा एक्ट होल ऑफ इंडिया पे अप्लाई होता है। होल ऑफ इंडिया डज नॉट मीन कि हर रिलीजन पे अप्लाई होता है, स्पेसिफिकली द हिंदूज और लिंगियाट्स और जो वैष्णवाइट्स होते हैं, आर्य समाज ब्राह्मण समाज के फॉलोअर्स है, सिख जैन और बुद्धिस्ट है, नॉट जूज नॉट पारसीज नॉट मुस्लिम्स और नॉट क्रिश्चियंस, उन पे अप्लाई नहीं होगा। तो ये पर्टिकुलर जो आपके आ गए हिंदूज हो गए आपके, राइट, आपके जो जैन्स हो गए, राइट, बुद्धिस्ट हो गए, ठीक है, और जो सिख हो गए और जो आर्य समाज ब्राह्मण समाज के फॉलोअर्स हैं, लिंगियाट्स है आपके पास, वैष्णवाइट्स है, इन सब पे ये पर्टिकुलर एक्ट जो है आपका अप्लाई होगा। तो ये चीज आपको खासी ध्यान में रखनी होगी, ठीक है। जिन लोगों ने नहीं देखा वो पिछली वीडियोस में जाके चेकआउट कर सकते हैं, जैसे अडॉप्शन मेंटेनेंस की वीडियोस होगी, गार्डियनशिप की होगी, उसमें हिंदू किन किन कैटेगरी को कैलकुलेट करके किन किन पे अप्लाई किया गया ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो सेक्शन 1 हो गया आपका कि इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ द इंडिया। If we talk about the total sections, तो 30 टोटल इन सेक्शंस आते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो इस एक्ट के 30 टोटल सेक्शंस आपके पास रहेंगे। इसी के साथ मैं आप लोगों को बता दूं कि जो सक्सेशन एक्ट के तहत आपका इनहेरिटेंस, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेदर द इनहेरिटेंस एंड सक्सेशन ऑफ हिंदूज आर स्टैट्यूटरी राइट्स, ठीक है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सक्सेशन एंड इनहेरिटेंस ऑफ हिंदूज आर अ स्टैट्यूटरी राइट, क्योंकि ये स्टैट्यूट के तहत जो है क्रिएट किया गया है आफ्टर द अमेंडमेंट ऑफ 2005, राइट स्टूडेंट्स। तो आफ्टर द अमेंडमेंट ऑफ 2005 फीमेल्स को भी इक्वल राइट्स दे दिए गए हैं इन रिगार्ड टू हिज her father's property or the co-passory property. So equal rights दे दिए गए हैं into the succession and inheritance. कभी कभी बेटा नहीं होता, 2 बेटियां होती हैं, तो हम उनको निकाल नहीं सकते from the concept of inheritance or succession. They have a right towards the property in that area. So ये आप लोगों को जान लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अब जो कल की शॉर्ट की अगर हम स्पेसिफिकली बात करते हैं तो वो था इंटरप्रिटेशन। इट वाज interpretation clause which was section number 3,
ठीक है, उस पर कुछ पर्टिकुलर टर्म समझाई गई थी, जैसे कि एग्नेट यानी आपकी लाइनेज जो है इट इज होली कनेक्टेड थ्रू मेल्स। दूसरा कॉन्सेप्ट था कॉग्नेट्स, नॉट कनेक्टेड थ्रू मेल्स। फिर आते हैं फुल ब्लड। फुल ब्लड वो रिलेशंस होते हैं जिसमें आपके फादर और मदर सेम होते हैं। हाफ ब्लड, हाफ ब्लड के अंदर आपके फादर सेम होते हैं, मदर्स जो है वो डिफरेंट होती है। एक बच्चा एक मदर का होता है, एक बच्चा दूसरी मदर से होता है, मोस्ट प्रॉब्ली जिसे आप स्टेप मदर भी कहते हैं, बट फादर आपके कॉमन होते हैं, जो आपका एंसेस्टर है वो आपका कॉमन होता है। फिर एक ये टर्म आता है आपके पास which is uterine blood। तो यहाँ पे क्या होता है कि मदर कॉमन होती है, यू हैव अ कॉमन एंसेस्टर्स, बस फादर डिफरेंट होते हैं, मदर एक सेम ही होती है बट उनके फादर्स अलग होते हैं। स्टेप फादर एक का होता है, एक आपका और रिचुअल फादर होता है, दो तरीके से आते हैं। तो ये आपको जान लेने टर्म्स बहुत ज्यादा जरूरी है। इनकी एक्सप्लेनेशन मैंने ऑलरेडी शॉर्ट में दी है, तो आप शॉर्ट को जाके चेकआउट कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे हमें बता सकते हैं, तो हम आप लोगों के डाउट्स को जो है फटाफट से क्लेरिफाई कर देंगे। इसी के साथ अगला टर्म जो इन इंटरप्रिटेशन क्लॉज में आता है दैट इज इंटीस्टेट। The person died intestate. Now what does this term means? That he dies without will। ठीक है, बिना विल बनाए ही मर गया है। तो अगर विल बनी हो तो सक्सेशन अकॉर्डिंग टू विल डिवॉल्व होती है। इन केस ही डाइज विदाउट क्रिएटिंग अ विल, लीविंग बिहाइंड 1 2 or 3 heirs, in that case he dies intestate, right students? Testamentary, testamentary means the will has been made, will created, so succession will devolve according to the concept of will so created by the deceased पर्सन। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी होगी। अब चलते हैं, बात करेंगे सेक्शन नंबर 6 की। राइट स्टूडेंट्स, दैट मींस सेक्शन नंबर 6 टॉक्स अबाउट द डेवोल्यूशन ऑफ इंटरेस्ट। डेवोल्यूशन ऑफ इंटरेस्ट मतलब अ पर्सन डाइज इंटीस्टेट, तो उसकी जो प्रॉपर्टी पीछे रह गई है वो किस तरीके से डिवॉल्व होगी, वो कितने हिस्सों में कैसे डिवाइड की जाएगी। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आप लोगों के पास उठ के आता है जिसे हम कहते हैं कोपार्सिनरी प्रॉपर्टी। ठीक है, ये यहाँ पे आपके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। अगर आपने ये टर्म नहीं समझा तो आप डेवोल्यूशन ऑफ इंटरेस्ट को कंसिडर नहीं कर पाएंगे। यूजुअली जब भी हम सक्सेशन एक्ट की बात करते हैं तो हम जॉइंट हिंदू फैमिली प्रॉपर्टी की ही बात करते हैं, जॉइंट हिंदू फैमिली प्रॉपर्टी। ठीक है, क्योंकि जब आप किसी पर्सन की पर्सनल प्रॉपर्टी होती है, उसने सेल्फ क्रिएट की होती है, तो अकॉर्डिंगली वो उसके बच्चों में और विडो में चले जाती है, वहां पे कुछ इश्यूज नहीं होते। इश्यूज सारे आपके कहाँ पे आते हैं? जब आपकी जॉइंट हिंदू फैमिली होती है। तो अकॉर्डिंग टू मिताक्षरा लॉ हम कोपार्सनरी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कोपार्सनरी प्रॉपर्टी, यानी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जिसमें हक काफी ज्यादा लोगों का होता है। तो कैसे डिवॉल्यूशन होती है ये समझने की जरूरत है। सबसे पहले तो इसमें 4 जनरेशंस को ही सिर्फ कैलकुलेट किया जाता है। अ कोपार्सनरी प्रॉपर्टी विल ओनली हैव दी 4 जनरेशंस डिवॉल्यूशन। 5th जनरेशन तब आएगी जब पहली वाली जनरेशन जो है वो चले जाएगी, मतलब ही और शी डाइज, देन ओनली जो आपकी 5th वाली पीढ़ी होगी उसको इस 4 सीरीज के अंदर कंसिडर किया जाएगा। सो कोपार्सनरी प्रॉपर्टी डिवॉल्व कैसे होगी? ओनली बिटवीन दी 4 जनरेशंस। तो इसके अंदर आप लोगों को ये चीज ध्यान रखनी होगी, ठीक है, कि यहाँ पे आपके जो नेचुरल चिल्ड्रन है एज वेल एज आपके अडॉप्टेड चिल्ड्रन है, उन सबको इक्वल राइट ही दिया जाएगा। उन लोगों को डिफरेंशिएट किसी भी हालात के अंदर नहीं किया जाएगा। चाहे बच्चा अडॉप्टेड है, नेचुरल है, अगर वो कैलकुलेशन में आ रहा है तो वो कोपार्सनरी प्रॉपर्टी का हिस्सा है, उसका पूरा हक बनता है कि जब सक्सेशन हो तो उसको उसका राइट दिया जाए। अब कोपार्सनरी प्रॉपर्टी डिवॉल्व कैसे होती है? 4 जनरेशन की बात करने वाले हैं हम लोग, ठीक है। मैं यहाँ पे इजी टर्म्स इस वीडियो में यूज करूंगी। हो सकता है आपको थोड़े अलग अलग वर्ड दिए जाए, जैसे सन ऑफ प्रीडिसीज, सन ऑफ प्रीडिसीज सन, बट मैं इस रिलेशनशिप को सिंप्लीफाई करके आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है। तो आप भी कंफ्यूज नहीं होना, आप अपना बैरक खोल के रख सकते हैं। कहीं पर अगर आपको इस पर्टिकुलर वर्ड के साथ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। सबसे प्रायोरिटी, सबसे टॉप पे आपके पास कौन आता है? मैं इजी वर्ड से समझाने वाली हूँ, ग्रेट ग्रैंडफादर, ठीक है। जैसे वर्ड्स बेयर एक्ट में लिखे हमने वर्ड्स वही यूज करने, पर आपके समझने के लिए ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। तो फर्स्ट कैटेगरी सबसे पहले होगा ग्रेट ग्रैंडफादर,
फिर उसके बाद आपके ग्रैंडफादर आ जाएंगे। ठीक है, तो जब भी आपने कोपासेबल प्रॉपर्टी या सक्सेशन एक्ट जो है वो समझना है, अपने आप को उस पोजीशन पे रखना है और फिर कैलकुलेशन करके ब्लड रिलेशंस बना के इस चीज को समझना है। ठीक है, फिर आगे आपके ग्रैंडफादर, क्योंकि हम पैटर्नल वे से ही प्रॉपर्टी डिसॉल्व करते हैं इसलिए हम पैटर्निटी को ही कंसिडर यहाँ पे करते हैं। फिर आते हैं आपके फादर, ठीक है, और फिर आप खुद आते हैं सन। राइट स्टूडेंट्स, सो 3-4 जनरेशन हमारे पास आ चुकी हैं। कोपासेबल प्रॉपर्टी ऐसे डिवॉल्व की जाती है फ्रॉम ग्रेट ग्रैंडफादर, यानी आपके जो दादाजी है, परदादा है, परदादा से दादाजी, दादाजी से फादर को, फादर से आपको प्रॉपर्टी दी जाएगी कोपार्सनली, यानी को प्लस पैटर्नल प्रॉपर्टी। ठीक है, ये दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन होता है कोपार्सनली आपके पास, एक को एक आपका पार्सनली। ठीक है, ये दो पार्ट्स बने होते हैं कि पैटर्नल प्रॉपर्टी कैसे डिवॉल्व की जाती है। सो 1-on-1 जो है प्रॉपर्टी अकॉर्डिंगली डिवॉल्व कर दी जाती है। नाउ इन केस यू हैव अ चाइल्ड विच इज एग्जिस्टिंग, यानी ही इज बोर्न आउट, इन दैट केस वो अभी इस 4 कैटेगरी में कैलकुलेट नहीं होगा। वंस दिस पर्सन डाइज देन ओनली ही विल बिकम द पार्ट ऑफ दैट कोपार्सनली प्रॉपर्टी जिसका हिस्सा आप थे। इन दैट केस अगर आपने बच्चे को ऐड करना, ये वाले ग्रेट ग्रैंडफादर पूरे हो चुके हैं, तो ये फर्स्ट हो जाएगी जनरेशन, ये सेकंड जनरेशन, ये थर्ड जनरेशन और ये फोर्थ जनरेशन। कल को इन केस आपके दादाजी जो है वो एग्जिस्टेंस के अंदर ही स्टिल लाइविंग, बीच में से अगर फादर चले जाएंगे तब भी जब इस बच्चे की आगे बच्चे की टर्न आएगी वो तब आएगी जब ग्रैंडफादर ऊपर से चले जाएंगे। ठीक है, तो इन केस फादर चले गए, अब ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ है, बीच में से फादर चले गए हुए हैं, इस बच्चे के आगे भी एक बच्चा चल रहा है। ठीक है, वो इसका हिस्सा तब तक नहीं बनेगा जब तक ऊपर से ग्रैंडफादर ना चल जाए। टॉप टीयर जो है उसका डाई होना जरूरी है इन ऑर्डर कि सबसे बॉटम वाली लेयर जो है वो कोपार्सनली का हिस्सा बन सके। बीच में से अगर कोई चला गया इट डजंट मैटर, मैटर कब होगा कि जब ऊपर वाली जनरेशंस हिलेंगे तो ही नीचे वाली जनरेशंस की टर्न आएगी। सो कोपैटर्नल प्रॉपर्टी कोपार्सनली प्रॉपर्टी में हिस्सा ही आपकी सिर्फ 4 जनरेशंस का बनता है। इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए, अगर नहीं समझ में आए तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज आपको समझने की जरूरत है। अब चलते हैं जनरल रूल ऑफ सक्सेशन के ऊपर। ठीक है, सेक्शन 8, 10 और 12 आएगा आप लोगों के पास, दैट इज रिगार्डिंग द जनरल रूल ऑफ सक्सेशन। ठीक है, जनरल रूल ऑफ सक्सेशन, सेक्शन नंबर है 8, 10 और 12। ठीक है, ये आज वीडियो का लास्ट पार्ट होगा, तो हम बात करेंगे जनरल रूल ऑफ सक्सेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मेल इफ द मेल डाइड इंटेस्टेट। तो प्रॉपर्टी कैसे डिवॉल्व होगी, फर्स्ट राइट उसकी प्रॉपर्टी का किसके ऊपर बनेगा। सबसे पहले आएंगे क्लास 1 आयर, ठीक है, फिर आएंगे क्लास 2 आयर, प्रेफरेंस वाइज है, पहली प्रेफरेंस क्लास 1 आयर्स को दी जाएगी, फिर क्लास 2 आयर्स को दी जाएगी। देन यू हैव द एग्नेट्स, देन यू हैव द कॉग्नेट्स। ठीक है, अगर ये भी नहीं होंगे, अगर इनमें से कोई भी कैटेगरी एग्जिस्ट नहीं करेगी आफ्टर द पर्सन, प्रॉपर्टी इस चीट हो जाएगी, यानी गवर्नमेंट में डिवॉल्व हो जाएगी, गवर्नमेंट जो है उस प्रॉपर्टी को टेक ओवर कर जाएगी। सो जनरल रूल ऑफ सक्सेशन जो है अंडर सेक्शन 8, 10 एंड 12 इन रिगार्ड टू इंटेस्टेट मेल पर्सन कैसे प्रॉपर्टी डिवॉल्व होगी। सबसे पहले क्लास 1 आयर्स, अगर क्लास 1 आयर्स नहीं है तो क्लास 2 आयर्स, अगर क्लास 1, 2 नहीं है तो एग्नेट्स ऑफ दैट डिजीज पर्सन, दोज हु आर रिलेटेड टू हिम थ्रू मेल लाइनेज। इन केस ये तीनों ही नहीं है इस बंदे के बाद, देन द कॉग्नेट्स हु आर नॉट रिलेटेड टू मेल लाइनेज। इन केस अगर ये चारों ही नहीं है तो प्रॉपर्टी इस चीट हो जाएगी, गवर्नमेंट में डिवॉल्व हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको आज की जो छोटी सी वीडियो है ये समझ में आई होगी। कहीं पे डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलेगा मत। आई विल सी यू नेक्स्ट।